बुरा बाल साफ करता है, ऐसी बातें कही जाती है। और आज उसी पार्टी के एक नेता है अशोक महतो, फिर से उन्होंने वही नारा वही बात दोहराई। साफ करो का क्या मतलब कि बुरा बाल के यहाँ जाओ कमरा साफ कर दो, कि कपड़ा साफ कर दो, कि जूता साफ कर दो, क्या मतलब? साफ करो का मतलब साफ करो, खत्म करो, ये होता है ना। लालू यादव से समझौता करना आपके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल में से एक। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता। राजद का इतना विरोध, राजद का इतना बगावत, तो फिर टिकट कैसे और राजद नेता की? वही तो हम कह रहे हैं। आप आरजेडी वालों से पूछिए कि जेल पर कौन गए थे समझौता बात कर लेके। राजपूत किसी को धोखा नहीं देता, बगावत करता। तेजस्वी यादव ने एक अलग से बिहार अधिकार यात्रा निकाल दिया है। ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? ये नैरेटिव सेट करना है कि आपके वोट की चोरी हो रही है। चेतन आनंद शिवहर से जदयू के टिकट पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। वर्ष 2025 चुनावी साल, बिहार में चुनावी पारा बढ़ चुका है। लगातार बयान, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, और इस कड़ी में एक चर्चा छिड़ गई है भूरा बाल। बिहार के राजनीति में इस पे खूब चर्चा हुई है। दशकों पहले इस पे खूब राजनीति हुई, और फिर से 2025 में भी भूरा बाल ट्रेंड कर रहा है। लगातार इस पे नेतागण जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं, राजद के भी लोग बोल रहे हैं, और इस कड़ी में इस पूरे मुद्दे पर मजबूत स्टैंड लिए हैं। कभी लालू यादव के साथ काम किए, फिर लालू यादव का खूब विरोध भी किए आनंद मोहन सिंह। आप सभी इस नाम से परिचित होंगे, तो उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत भूरा बाल वाले नारे पर भी होगी, बातचीत उस दौर की भी होगी जब इनकी नज़दीकियाँ लालू यादव से होती थी, और बातचीत करेंगे बिहार के वर्तमान राजनीतिक जो माहौल है उन सब चीज़ों पर भी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रभात खबर के प्लेटफॉर्म। भूरा बाल फिर से ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे पे आने से पहले थोड़ा पीछे जाएंगे कि एक समय में आप लालू यादव के साथ आपने काम किया है, फिर बीच में आपने बगावत भी किया, और इधर के दिनों में आप कहने लगे हैं कि लालू यादव से समझौता करना आपके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल में से एक थी। तो इस पे क्या कहेंगे आप? तो हमने ये नहीं कहा है कि लालू यादव से समझौता करना मेरे करियर की भूल थी, ये मैंने नहीं कहा है। समझौता करने किसी के दरवाजे पर कभी आनंद मोहन नहीं गए जी। कोई बड़ा दल यहाँ घटक नहीं है जो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आनंद मोहन से समझौता किया हो, और बाद के दिनों में आलोचनाएं भी हमने झेला हो। वो स्थितियाँ आती रहती हैं। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता, किसी चीज़ में नहीं होता, है ना। आप ही आज प्रभात खबर में, कल कहीं और होंगे, पिछले पास्ट में कहीं और होंगे, भविष्य में भी कहीं और हो सकते हैं। ये सब कहने सुनने के लिए होता है सब। तो हमारे गुरुजी चंद्रशेखर जी कहा करते थे, राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो चलिए, मेरी बात छोड़ दीजिए। यहाँ जो सिद्धांतनिष्ठ पार्टियां कही जाती हैं, उसने भी अपनी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार विभिन्न दलों से समय समय पर समझौता किया, घोर विरोधियों से भी। इसके उदाहरण, घनेरों उदाहरण, दर्जनों उदाहरण हैं। नीतीश जी ने भी किए हैं, लालू जी ने भी किए हैं, अटल जी ने भी किए थे, और वर्तमान में अभी शीर्ष पर बैठे हुए हैं मोदी जी ने भी किया है। आप कश्मीर आपके सामने है, जब आतंकी महबूबा कहने वालों ने महबूबा मुफ्ती से फिर हाथ मिलाया और समझौते के तहत सरकार बनी। तो ये सब तो ये सिर्फ ये चस्पा होता है, आनंद मोहन ने ये किया, आनंद मोहन ने वो किया, दूसरे करते हैं तो फिर इसकी चर्चा नहीं होती। चलिए ठीक है, चर्चा। और हाँ, मैं आपको कह रहा था, आपने कहा कि और कुछ, आपने एक सवाल किया था इस। अच्छा, मैं इसी में एक ऐड कर देता हूँ कि जब आप चर्चा की बात कर रहे हैं तो एक चर्चा ये भी होती है कि आज जब आनंद मोहन सिंह राजद के विरोध में बोलते हैं, लालू यादव या तेजस्वी के विरोध में बोलते हैं, तो दूसरी तरफ
उनके जो पुत्र हैं टेक्निकली आज भी राजद से वो विधायक है, राजद से टिकट उन्होंने लिया, शिवहर से चुनाव लड़ा। तो फिर जब राजद का इतना विरोध, राजद का इतना बगावत, तो फिर टिकट कैसे और राजद नेता क्यों? वही तो हम कह रहे हैं। आप आरजेडी वालों से पूछिए कि जेल पर कौन गए थे समझौता वार्ता लेके, किसने समझौते का हाथ बढ़ाया था? और लोग कहते हैं 2 टिकट लिए आरजेडी से, तो 200 सीटों पर हमने भी समझौता। किसी कमजोर भिखमंगे, राजनीतिक तौर पर कोई जो भिखमंगा होगा, है ना, उससे कोई समझौता नहीं करता। आपने समझौता प्रत्यक्ष दिखता है कि हमने 2 सीटों पर किया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मेरे कहे पर 5 सीटें मिली, उसका जिक्र होगा, लंबा हो जाएगा। तो मैं नाम नहीं खोलूंगा, लोग कहेंगे तो नाम भी खोल देंगे अगर उधर से कोई जवाब आया तो, कि कौन लोग पहल किए थे। अब आप कहते हैं कि समझौता उधर से शुरू हुआ था। नहीं, ऐसा आपके विरोधी कहते हैं। सुनते जाइए। हाँ, अब हमारे विरोधी कहेंगे, आरजेडी के लोग भी कहते हैं कि धोखा दिया। धोखा हमारे चरित्र में नहीं, हम जात से राजपूत हैं, राजपूत किसी को धोखा नहीं देता, बगावत करता है। आप हमारे समाज को गाली दीजिएगा, गाली दिलवाइएगा प्रायोजित ढंग से ठाकुर का कुआं लाके, और आप गाली दे रहे थे। और जब गाली दे रहे थे तो एक विधायक और एक सांसद में इस सवाल पर मतभेद हुआ, जो दोनों आरजेडी के थे। तो आपका क्या फर्ज बनता था? नेता कहता है कि दोनों को बिठा के और बात क्या है जानना चाहिए और पंचायत करना चाहिए। कि आप एक तरफा आपने कहा कि कार्रवाई होगी अनुशासन की, वहाँ से मामला बिगड़ा। हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं है, और धोखा दे के कहाँ जाते हैं लोग? कोई मलाईदार जगह पर अपने पद को सलीब पर नहीं चढ़ा देते। मेमोरी जा सकते थे ना, जिस पार्टी में हम थे वहाँ मेरी चेतनानंद की मेमोरी जा सकती थी। जिस पार्टी में थे वो रूलिंग पार्टी थी, वहाँ बैठे रहता तो मंत्री बनता। तो मंत्री सारी संभावनाओं को स्वाभिमान के खातिर अगर कोई लात मार के खड़ा हो तो वो धोखा नहीं होता है, वो बगावत होता है। और स्वाभिमान को ताक पर रख करके जिस दिन राजनीति करनी होगी, बाप का दिया बहुत कुछ है, ट्रैक्टर जोत के और गांव में रहकर खेती कर लेंगे, राजनीति नहीं करेंगे अगर ऐसी स्थिति है। हालांकि बात पुरानी हो गई, लेकिन आपने जिक्र कर दिया ठाकुर का कुआं। उस समय एक बयान आपका खूब वायरल हुआ जब आपने राज्यसभा सांसद मनोज झा के लिए कहा कि मैं सदन में होता तो जीप खींच के और सदन में कुर्सी राख से जीप खींच के आसन पर उछाल देते जी। ये बोले तो इसको लेकर खूब बवाल हुआ, आज भी गाहे बगाहे चर्चा हो जाती है। अब एक बात बोली, जो कहा कि प्रतीकात्मक कविता है ये ठाकुर का कुआं, अब उसमें हम जाना नहीं चाहते थे, पुरानी बात है, उसको फिर से आप कहेंगे कि हम ही कूड़े दे। आप सवाल तो आप किए हैं, लेकिन क्या आनंद मोहन फिर से खड़ा किया सवाल। यही हुआ है इस बार। कोई मीडिया के लोग वहां तक नहीं पहुंचे कि पहले इसका हम जवाब देते। सदन में चर्चा स्त्री विमर्श पर हो रही थी, महिला आरक्षण पर हो रहा था, उसमें ठाकुर का कुआं महिला विमर्श पर जब डिबेट हो तो ठाकुर का कुआं क्या करने आया? चलिए, ठाकुर का कुआं में वो जो वाल्मीकि की कविता है ना, उसमें कहीं नहीं है ठाकुर बैठे हुए हैं संसद के दहलीज पर, वहाँ मारो। ठाकुर न्यायपालिका में लठ लेके खड़े, वहाँ मारो। ठाकुर खेत में है, खलिहान में है, यूनिवर्सिटी में है, वहाँ मारो। ये कहीं भी वाल्मीकि की कविता में नहीं है, लेकिन ये कहा गया, जिस पर चेतन ने आपत्ति दर्ज की कि एक तो वो कविता प्रासंगिक नहीं होता है। हम लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं ना। आप तो बाहुबली, आप यहाँ से जाइएगा और कहिएगा बाहुबली आनंद मोहन का इंटरव्यू लेके आए, आप कलमबली कहिएगा। आप शुरू जहाँ से हुए हैं, मेरी शुरुआत वहाँ से थी, आपसे कम उम्र में। 17 साल की उम्र में
मेरी पत्रिका धूम मचाती थी, उसका नाम था क्रांति दूत जी। और वो इमरजेंसी की पत्रिका थी और मेरे हॉकर्स पकड़े जाते थे। जब हम रिपोर्टिंग करते थे या संपादकीय लिखते थे तो बिल्कुल नौजवानों में उत्तेजना की स्थिति होती थी और उसको लेकर के सरकार सजग हुई, हमको पकड़ के जेल में डाला, हमारे हॉकर्स पकड़े गए और हमारे रिपोर्टरों की तलाश हुई। चलिए, तब इस देश में इमरजेंसी थोपी गई थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई थी, तो आनंद मोहन तब 17 साल में खड़े हुए थे अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर। और जिक्र नहीं कीजिए, कोई नहीं करेगा। कौन राजनेता है आज की तारीख में जिसकी पुस्तक जो हिंदी जगत का मानक प्रकाशन है राजकमल, उससे छपा हो? एक नहीं, लगातार जी। 2। तीसरी बात कि संसद के ग्रंथागार में, सारे सांसद हैं, संसद के ग्रंथागार में हमारे जमाने से लेके आज तक की जो युवा पीढ़ी है, किसकी किताब संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रही है? तीसरी बात, कौन राजनेता आज पहले राजनेता थे, आपको गीता रहस्य लिखा बाल गंगाधर तिलक ने जेल में जी। गांधी साहित्यकार भी थे, नेहरू साहित्यकार थे, सारे लोग, इवन जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया की तो कई किताबें, बिल्कुल सभी लोग साहित्य से जुड़े थे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति पर जब तक साहित्य की छाया थी, राजनीति निष्ठुर निर्मम इतनी गंदी नहीं हुई थी। लेकिन आज कोई ये नहीं कहता कि आज की तारीख में कोई राजनेता नहीं है जो पाठ्यक्रम में शामिल हो। मेरी पुस्तक सीबीएसई में पढ़ाई जाती है, पुस्तक ने मेरी कहानी पर्वत पुरुष दशरथ। चलिए, लेकिन जो हम चर्चा आपने कहा, तो जब लोग कहते हैं कि हमने तो प्रतीकात्मक कविता को सदन में रखा, तो मैंने भी एक मुहावरे का इस्तेमाल किया। मैं भी साहित्यकार हूँ। राख से जीभ खींचकर आसन पर उछाल देना, ये एक मुहावरा था, है ना। तो जब प्रतीकात्मक कविता पर वो आप ढक्कन देंगे कि नहीं ये तो प्रतीक स्वरूप एक कविता, तो मुहावरे पर भी इतना चिल्पो नहीं मचना चाहिए। लेकिन खूब मचा, हम लोग झेले। चलिए आगे कुछ एक सवाल, अब चूंकि जिससे इंट्रो में भी हम लोगों ने जिस पे बातचीत किया और मुद्दा काफ़ी ये गर्म है, भूरा बाल। आप उस दौर में भी थे जब लालू यादव, किससे कहानी है कि वो जाते थे गरीबों के बस्ती में, दलितों के बस्ती में, और कहते थे कि भूरा बाल साफ करना है, ऐसी बातें कही जाती है। और आज उसी पार्टी के एक नेता है अशोक महतो, फिर से उन्होंने वही नारा, वही बात दोहराई है। और एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो A to Z की राजनीति की बात करते हैं। तो राजद की इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं उस दौर से और आज के इस समय को? अशोक महतो तो एक इंस्ट्रूमेंट बन के सामने खड़े हुए हैं। अशोक महतो की बात मत कीजिए, आप वहां आइए। जो कार्य समिति की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष जब हटाए गए जगता बाबू और नए प्रदेश अध्यक्ष आए मंडल जी, तो उन्होंने, हम जो देखे आपके माध्यम से, कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के सुप्रीम और सभी आला जो भी शीर्ष लीडर हैं, सबकी उपस्थिति में उन्होंने समझाया, भूरा बाल का अर्थ समझाया, फिर से उसको परिभाषित किया और कहा कि याद है ना 90 का दशक है, ये उस समय का नारा है और ये हमारे नेता का मूल मंत्र है, इसको लेके समाज में जाना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत वहाँ से हुई, महीनों पहले जब जगता बाबू हटे, उसके तुरंत बाद। चलिए दूसरी बात, फिर एक मीनापुर के माननीय ने कहा, झा, मिसर, पाठक, सिंह जी,
सहाय जी, वर्मा जी, सब कान खोलकर सुन लो। तुम अब नेपथ्य में चले गए, बैकफुट पर चले गए, लालू जी ने भूरा बाल साफ करके तुम्हारा जो है इंतजाम कर दिया, है ना। ये दूसरी बार कही गई। तीसरी बार आपको जब ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुआ, तो जब यात्रा पहुंची आपको अतरी गया, तो वहाँ एक माननीय ने फिर से मंच पर नारा लगाया, खुलेआम भूरा बाल साफ करो। उसके बाद अशोक महतो जी आए, ये तो 4-5 दिन पहले आए। ये लगातार जो कहते A to Z की पार्टी, उनके फादर ने, लालू जी ने भी स्पष्ट किया कि 2 बातों का, एक कि मैंने कभी नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो, कोई रिकॉर्ड है तो बताए, उन्होंने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमने ये भी नहीं कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी का गाल बना देंगे। ये 2 बड़ी चर्चित रहा, उस पर वो अपनी ही सफाई दे चुके हैं। हम लोग कहाँ पीछे पड़े, उसके सफाई दे दिए, बात खत्म। A to Z की बात जब किए तभी तो चेतन आनंद शामिल हुआ। जब उन्होंने कहा नई सोच, नई ऊर्जा, नए नेतृत्व के साथ हम समाज में जाएंगे। ब्रह्मर्षियों की इस सभा में उन्होंने प्रायश्चित भाव से कहा, अपने फादर के सारी बातों को, विगत दिनों की कटुता को, सबको तिलांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि अब हम A to Z को लेके चलेंगे और नई सोच के साथ चलेंगे। तो जब उन्होंने कहा तो सारे लोग साथ हुए, और जब साथ हुए तो कितने अंतर से वो हारे, मात्र 12,500 के अंतर से हारे, 1% से कम अंतर से हारे। ये तो हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सफाई दे चुके हैं उनके सामने अगर परिभाषित किया जाता है भूरा बाल को फिर से कई दशकों के बाद, 90 और 25 माने 35 साल बाद, अगर इसको परिभाषित किया जाता है, जगह जगह ये नारे उठते हैं सरेआम खुलेआम, तो नेतृत्व का काम होता है उसको संज्ञान में लेना, और संज्ञान में लेकर आप उस पर कार्रवाई कीजिए कि नहीं, ये विभाजनकारी नारा है, ये नहीं चलेगा। लेकिन आपने संज्ञान लिया, नोटिस किया, आप नोटिस भी अनुशासन की करते, एक बात समझ में आती। तेजस्वी कह रहे हैं कि मैंने समझा दिया है। समझा क्या दिए? इसमें समझाया जाता है, कोई संविधान को ताक पर रख करके उसकी मूल आत्मा पर चोट पहुंचाए, भूरा बाल साफ करो। साफ करो का क्या मतलब? कि भूरा बाल के यहाँ जाओ, कमरा साफ कर दो, कि कपड़ा साफ कर दो, कि जूता साफ कर दो, क्या मतलब? साफ करो का मतलब साफ करो, खत्म करो, ये होता है ना। तो एक बात बोल, कहीं अगर कोई अल्पसंख्यक होगा, कमजोर होगा, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी संविधान हमारा लेता है। जो विशेष अवसर के सिद्धांत आए, इस देश के हमारे पुरखों को प्रणाम कीजिए, 85% सवर्ण थे जब इस देश ने विशेष अधिकार आरक्षण कमजोरों को दिया, उसकी सुरक्षा की गारंटी ली अल्पसंख्यकों की। तो आप जहां होंगे 90%, मान लीजिए आप गिनती सुना दिए, लेकिन आप उसमें गिनती में भूल जाते हैं कि 3 और को आपने जोड़ दिया, शेख सैयद पठान को, तो 7% होगा, तो प्रतिशत भी तो बड़ा होगा ना। और गिनती आपने करके बताया है हमको, ठीक है, हम उस गिनती को मानते हैं। अगर हम 10% ही हैं तो सरकार कितने से बनी? 1% से कम है, तो 10% तो बहुत मायने रखता है। आपका क्या 12,000 भूरा बाल पर क्या स्टैंड है? देखिए, जो हम बोले उस पर कायम है। क्या सवर्णों की जब सत्ता थी इस प्रदेश में, आजादी के तुरंत बाद से कल तक, श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, विनोदानंद झा, के.बी. सहाय, जगन्नाथ मिश्र, बिंदेश्री दुबे, सत्येंद्र नारायण सिंह, हरिहर सिंह, है ना, ये केदार पांडे, जब इनकी सत्ता थी तो किंग मेकर कौन थे? पिछड़े और दलित। आज जब सत्ता पर बैठे हुए हैं
कल कोई लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उपनेता सम्राट चौधरी नहीं है ना सत्ता में, तो निश्चित तौर पर किंग मेकर की भूमिका में यही तो हम किए सवर्ण होंगे, खुशामद में सवर्ण होंगे। इसलिए कि अब और ये उन्मादी नारा देके आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। यही उन्मादी नारा आपके अधोपतन का कारण बना। ये बिहार को बड़ी घायल किया, बिहार को बड़ी लहूलुहान किया। जब आपने ये नारा दिया तो आपके समर्थक शर्ट उतार के जनों पूछना शुरू किए, देखना शुरू किए और काटना शुरू किए। आपके समर्थक नाम पूछ करके अपमानित करना शुरू किया। आपके समर्थक, मधेपुरा की कहानी सामने है कि नंगा करके लड़कियों को बाजार में घुमाया, सामूहिक तौर पर हॉस्टलों में रख करके रेप हुए। एसपी भवेश मिश्रा की आपकी उपस्थिति में दोनों टांग तोड़ दी गई, जिस पर आनंद मोहन ने 90 में कहा था, सदन में कहा था वहां से लौटने के बाद कि एसपी की टांग नहीं तोड़ी, सत्ता संरक्षित गुंडों ने कानून की टांगे तोड़ दी बिहार में। ये मेरे बयान थे, मेरे डिफरेंसेस वहां से शुरू हुए। मैं जो मंत्री बनने जा रहा था चंद्रशेखर जी के कोटे से, दो, रघुनाथ झा जी और मैं, तो रघुनाथ झा जी तो स्वास्थ्य मंत्री बने, आनंद मोहन वहीं खड़े हो गए इसके खिलाफ। तब आप पावर में थे, पटना और दिल्ली में, हम अपनी छोटी ताकत से विरोध किए थे। और वैशाली का प्रांगण जनतंत्र की जननी गवाह बना था जब आपको छोटी ताकत से आनंद मोहन ने दिल्ली और पटना की संयुक्त सत्ता को चुनौती दिया था और आप धूल चाटे थे। कि अधोपतन का कारण बना कालांतर में, लोग विमुख हुए आपसे। आप धीरे धीरे छिजते पिछड़ावाद से जातिवाद पर आए, जातिवाद से आप चले आए परिवारवाद पर। तो आज फिर उसी नारे को आप इसलिए दे रहे हैं कि एक उन्माद पैदा किया जाए, फिर से पिछड़ों का समर्थन हासिल किया जाए, गोलबंदी हो। ये आपका पर्पस ये है। लगातार और लगातार आप नारे पर चुप हैं, मौन है, मौन स्वीकार लक्षणम। आप इसको स्वीकारते हैं कि उन्माद बढ़े और इसलिए आप इसको हवा दे रहे हैं। कुछ छोटा छोटा कमेंट आपसे चाहेंगे वर्तमान में जो बिहार की राजनीति में हो रहा है। एक यात्रा निकली, वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब लोग जो भी विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता है इस यात्रा में शामिल हुए। कितना इम्पैक्ट हो सकता है 2025 के चुनाव में? लगा था कि होगा, और ये भी लगा था कि राहुल गांधी अपनी बात को अब गंभीरता से रखने में सफल हो रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से अभी उन्होंने नेपाल के उपद्रव को महिमा मंडित करते हुए कहा कि इस देश में भी ये संभव है ना, तो उनकी गंभीरता चली गई। एक निर्वाचित सरकार को लोग निकले घरों से, राष्ट्रपति को अपमानित करे, प्रधानमंत्री को दौड़ा दौड़ा के पीटे और अपनी ही संपत्ति को, राष्ट्रपति भवन को जला दे, प्रधानमंत्री को के भवन को जला दे, संसद में आग लगा दे। ये अराजकता क्रांति नहीं होती जी। क्रांति सुनियोजित होती है, सिद्धांतों से लैस लोग क्रांति करते हैं। गांधी ने बरसों लगाया अपने लोगों को ट्रेंड करने में, प्रशिक्षित करने में, और देखा कि हिंसा से क्रांति आत्महत्या होगी। चाफेकर बंधु से लेके और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाक, सारे के सारे लोग, है ना, ये खुदीराम बोस, बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जिसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता उसको कोई फुटफुटिया लेके बम धमाका करके हम नहीं हटा सकते। तो भगत सिंह ने भी स्वीकारा जन आंदोलन ही आखिरी उपाय है अंग्रेजों के बेदखल करने का, सत्ता से और यहाँ से खदेड़ने का। और इसलिए उन्होंने जन आंदोलन के लिए आत्म बलिदान दिया जब असेंबली में बम फेंका।
और कहा जवानों को जगाने को काउंसिल में बम फेंका, अगर इस दम नहीं जागा तो फिर मर के जगाऊंगा। ये भगत सिंह ने भी स्वीकारा। ये क्रांति नहीं है। जयप्रकाश नारायण जब इस प्रदेश से शुरू किए थे तब उन्होंने भी उसके पहले यूथ फॉर डेमोक्रेसी बनाया था 1 साल पहले सूरज बाबू की हत्या के बाद, और वो पूरे देश में घूमे थे लोगों को ट्रेंड करने के लिए। और जब गांधी मैदान में आंदोलन में हम लोग आए थे उनको सुनने, तो उन्होंने 1.25 घंटे का लंबा उबाऊ भाषण दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था संपूर्ण क्रांति हमारा ध्येय होगा, लक्ष्य होगा। संपूर्ण क्रांति कैसे होगी? शांतिमय तरीके से, अहिंसक और शांतिमय। उन्होंने अर्थ समझाया कि ये अहिंसक नहीं, अहिंसा की जिम्मेवारी आज जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी है कि अहिंसा कैसे बनी रहे, लेकिन हमारी तरफ से शांतिमय होगा। और उन्होंने कहा हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। लेकिन अभी जो नेपाल में हुआ वो क्रांति नहीं है, जो बांग्लादेश में हुआ वो क्रांति नहीं है, जो श्रीलंका में पड़ोस में हो रहा है वो क्रांति नहीं है। हम समझते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति, कि एक विश्व का दरोगा कहीं से बैठ के उथल पुथल मचा रहा है और कट्टरपंथियों को साथ ले रहा है। जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी को प्रवोक करके बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया, और नेपाल में हिंदू कट्टरपंथियों को सामने करके और वहाँ अपदस्थ कर दिया, वहाँ उग्रवाद का सहारा लिया, अराजकता का श्रीलंका में सहारा लिया। ये क्रांति नहीं है, और इसको महिमा मंडित करना तब हम मानते हैं कि ये फुहरपन है जो राहुल गांधी ने किया। वोटर अधिकार यात्रा पे अपनी राय रखी। इस बीच में तेजस्वी यादव ने एक अलग से बिहार अधिकार यात्रा भी निकाल दिया है, तो कैसे देखते हैं इन दोनों यात्राओं को? जब एक यात्रा पहले महागठबंधन की तरफ से निकल चुका था, उसके बाद तेजस्वी की इस यात्रा पे क्या विचार है? देखिए सर, प्रथम मैं आ जाता हूँ संक्षिप्त में वोटर अधिकार यात्रा पर। ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? ये नैरेटिव सेट करना है कि आपके वोट की चोरी हो रही है। तो मैं एक बात, ईवीएम में से सब गड़बड़ी की जा रही है। ईवीएम सत्ता तक जाने का, सत्तारूढ़ दल का सत्ता तक जाने का माध्यम है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो वो जनमत होता है, जब आप तेलंगाना जीतते हैं तो वो जनमत की जीत होती है, जब आप बंगाल जीतते हैं तो जनमत की जीत होती है, जब आप पड़ोस के झारखंड में आपकी जीत हो जाती है तो वो जनमत की जीत होती है, आपकी जीत होती है। लेकिन खुदा ने खास्ते जब हम कोई जीत जाता है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो वोट चोरी हो जाती है। तो ये वोट चोरी के खिलाफ हम लोग हैं। आप इसको साबित कीजिए, सुप्रीम कोर्ट आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप इसको स्वागत कीजिए कि कहाँ, अगर लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, मैं उस परिवार से आता हूँ, है ना, कि आज़ादी और लोकतंत्र के लिए कुर्बानी। दूसरी बार जब इस देश पर इमरजेंसी थोपी गई तो दूसरी आज़ादी का सेनानी हम लोग बने ना, तो हम लोग इसको टॉलरेट नहीं, आप साबित कीजिए, हम लोग साथ देंगे। लेकिन ये दो रंगी बात नहीं होगी कि आप जीत जाइए तो जनमत की जीत है, दूसरे जीत जाए तो वोट चोरी हो गई। तीसरी बात, वो संविधान लेकर के घूम रहे हैं, तो संविधान पर किसके समय सबसे ज्यादा हमला हुआ? 39वां संविधान संशोधन किसने लाया, ये देखना होगा। किसने इस देश पर इमरजेंसी थोपी? रातों रात पूरा देश कारागार में तब्दील हो गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, कोर्ट पर बंदूक के पहरे बिठाए गए। किसके राज में हुआ? लोग ये सब जान रहे 1970 के दशक में। तो इस झांसे में आने वाले लोग नहीं है। यही बात तो हम कहे थे। 45 मिनट के भाषण में 35 सेकंड छांटा गया है वहाँ मुजफ्फरपुर में रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि पर। हमने कहा था कि न उस झांसे में लोग जाएंगे और न जिसने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था और जिसके राज में हिंसा, हत्या, खुरेजी, जनसंहार, नरसंहार ये नियति बन गई थी, उग्रवाद, आतंकवाद बिहार की नियति बन गई थी,
उसके झांसे में भी लोग नहीं जाएंगे। ये दो बातें हमने कही थी तब जब पुण्यतिथि को लोगों ने अपनी पार्टी का एजेंडा बना दिया था तब। अभी ये डिफरेंसेस दिखते हैं। जब लीड ले गए, अगुवाई करने में ये दोनों थे, केंद्र के नेता प्रतिपक्ष और राज्य के नेता प्रतिपक्ष दोनों निकले थे। देखा कि कांग्रेस थोड़ा श्रेय ज्यादा ले गया है, कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान इस यात्रा में ज्यादा देखा गया। तो प्रतिस्पर्धा में कि अब तो ये दबाव की राजनीति बनाएंगे, तो प्रतिस्पर्धा में दोनों के डिफरेंसेस इससे दिखते हैं। एक साथ निकलने के बाद फिर अगर बिहार अधिकार यात्रा हुआ उसमें भी साथ निकलना चाहिए। अकेले निकलना ये बताता है कि आपके अंदर महागठबंधन में कोई ना कोई पेच है फंसा हुआ। और टिकटों ये कहना कि 100 सीट लड़ेंगे और ये कहना कि सभी सीटों पर लड़ेंगे, ये दोनों यात्राओं के बीच का की खाई को दर्शाता है। और ये जो यात्राएं हो रही है वो कोई गांधी का दांडी मार्च नहीं है, न विनोबा का भूदान का के लिए पद यात्रा है, न चंद्रशेखर जी का की भारत यात्रा है। ये पद के लिए यात्रा है ना? यही मुख्य है दोनों यात्रा का भेद। तो एक छोटा कमेंट इस पे कि प्रशांत किशोर भी बिहार घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, यात्रा पे है लगातार कई वर्षों से, इम्पैक्ट होगा कुछ? मेरी शुभकामना है। और इस बिंदु पर हम लोग 1.5 महीने के बाद बैठेंगे। 1.5 महीने के बाद? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोट दो तरफ, कैसे व्यक्ति हैं आप? दो तरफ बटे हुए, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, शुभकामना है। लेकिन वोट 2 भागों में बटा हुआ है, समाज का मिजाज 2 भागों में बटा हुआ है। आप चाहे कोई तेजस्वी जी आते हैं और कहते हैं कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, वो आते हैं कहते हैं मैं 20,000 दूंगा, फॉर्म भरवाते हैं। कोई कहते हैं कि अनेकों तरह के नारे उछाल रहे हैं, युवाओं को ये दूंगा, औरतों को वो दूंगा, बिजली फ्री करूंगा। जो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार ने कर दिया। और पिछले 15 दिन में जो एनडीए के वोटरों का ग्राफ है वो बड़ी तेजी से बढ़ा है ना? तो ये जो लगता था कि फाइट करीबी होगा उसका अंतर बढ़ा है। जैसे स्टूडेंट को 0 इंटरेस्ट पर आपको लोन, ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसको 7 साल कर दिया, उसका असर है। बीए पास लड़कों को 1-1 हज़ार 2 साल तक दिया जाएगा, उसका असर है। जहाँ पर ये आपको मोदी जी खड़े थे राशन लेके, मोदी जी खड़े थे आयुष्मान कार्ड लेके, मोदी जी खड़े थे गैस सिलेंडर लेके, वहाँ आगे बढ़ के ये बिजली फ्री करके बैठ गए। ये जो आपको गिनाए, ये हाल के दिनों में ये सब हुआ। जीविका का मानदेय बढ़ा, ये आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय बढ़ा, टोला सेवक जो है, विकास मित्र जो है गांव-गांव, उनके वेतन बढ़े। ये सब का असर ये बहुत जोर शोर से। आखिरी और अहम सवाल, चेतन आनंद शिवहर से जदयू के टिकट पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल तय माना जाए? बिल्कुल एकदम लड़ेंगे, नहीं लड़ने का कहाँ सवाल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।